दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सीटेट जुलाई 2024 के अंतर्गत EVS की पहली क्लास है, जिसमें हम लोग EVS को 8 से 10 वीडियो में पूरा EVS कवर कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं सबको मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो EVS में 30 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपके मान लीजिए बाहर से आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसकी भी मैं एक दो क्लास ले लूँगा, लेकिन 25 से 26 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लासेज की नोट्स और PDF अगर आप लोग पाना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहीं पे आपको सारी क्लासेज की नोट्स PDF सब वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है EVS में कि थीम कितने प्रकार की होती हैं। तो थीम कौन कौन सी होती हैं? तो थीम में हम लोग देखेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, उसके बाद वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। पहला होता है फैमिली, परिवार और मित्र, उसके बाद भोजन, शेल्टर मतलब आश्रय, वाटर पानी, ट्रैवल मतलब यात्रा, थिंग वी मेक एंड डू चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं। और वहीं अगर फैमिली एंड फ्रेंड की बात की जाए, जिसके अंदर चार थीमें भी होती हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एवं जीवन, यानी एनिमल एंड प्लांट्स। तो रिलेशनशिप यानी संबंध, वर्क एंड प्ले यानी कार्य और खेल। उसके बाद तीसरा है जानवर, चौथा है पौधा। तो थीम कितने प्रकार की होती हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र, दूसरा भोजन यानी फूड, तीसरा शेल्टर यानी आश्रय, चौथा वाटर यानी पानी, जल जिसको हम लोग कहते हैं, पांचवा ट्रैवल यात्रा, और उसके बाद चीज़ें जो हम बनते हैं कराते हैं, करते हैं, ठीक। और परिवार और मित्र की चार उप थीमें होती हैं, जिसमें संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधा यानी रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट। ये इतने से हमको पूरा EVS पढ़ना है, इसी से सारा EVS हमको पढ़ना है, इसी 6 थीम और 4 उप थीमों पे। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग वी मेक एंड डू, और 4 उप थीम कौन सी हो जाएंगी? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक। फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं थीम्स इन EVS। तो फैमिली एंड फ्रेंड, इसमें 4 उप थीमें हो गई, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर, थिंग वी मेक डू। वाटर मतलब जल, तो आपको जल जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना है EVS में। यात्रा कितना इम्पोर्टेंट है। भोजन के बाद आश्रय के बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जानवरों की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? जानवरों की विशेषताओं के बारे में। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला जानवर है स्लॉथ। तो स्लॉथ क्या है? स्लॉथ या भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, या बहुत आलसी जानवर इसको माना गया है। आइए इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। तो स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं होता है। तो स्लॉथ जो होता है एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं होता। यह पेड़ों पर उल्टी लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। तो यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। तो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे मस्ती में सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव होता है। या सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है। तो यह पूरे सप्ताह में सिर्फ एक दिन नीचे उतरता है शौचालय के लिए। तो स्लॉथ जो होते हैं एक भालू जैसा दिखने वाले जीव होते हैं, परंतु भालू नहीं होते। या पेड़ों पर उल्टी लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोते हैं। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह एक सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है।
सलाद एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। या एक शाकाहारी जीव है। एक सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है। तो सलाद यही है जो आपको फिगर में दिख रहा है, इसी को हम लोग सलाद बोलते हैं। यह एक आलसी जीव होता है। या 17 घंटे पेड़ों पर लटक कर सोता है। कितने घंटे? या एक सप्ताह में केवल एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है। या इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 40 वर्ष होता है। और 40 वर्ष के जीवन काल में लगभग 5 से 6 पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करता है। तो यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष ही रहता है। सलाद विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। सलाद विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाथी के बारे में देखते हैं। एलिफेंट यानी हाथी। हाँ, यहाँ से आपको सीटेट में 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं। हाथी से कीचड़ में खेलना, ऐसे आपको कुछ विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें कुछ गलत विकल्प रहेंगे हाथी के बारे में, कुछ सही रहेंगे। तो उसमें आपको या तो सही पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा सही है या इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर आप लोग को हाथी के बारे में अच्छे से पता रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक हाथी जो है वह कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी जो हैं वह कर्नाटक राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक हाथी जो हैं वह कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। तो हाथी का जो नर बच्चा होता है वह 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। तो हाथी के कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और कान के द्वारा सुनने के साथ से हवा करने का भी कार्य करता है। तो हाथी के जो मेन पॉइंट है इसको हम लोग भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी मानी गई है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और कान के द्वारा सुनने के साथ हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। तो हाथी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। तो हाथी का जो गर्भधारण काल होता है कितना होता है? 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक हाथी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो कितना खा लेते हैं? 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है लगभग 3 माह में? यहाँ प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल का होता है। तो हाथी के बच्चे का जो वजन होता है लगभग 3 माह में 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल होता है। हाथी का औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है। लगभग 2 से 4 घंटे हाथी सोते हैं। तो कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और इनके बच्चे का वजन कितना होता है? तो इनके बच्चे का वजन 200 होता है। ठीक। तो हाथी से अगर आप पॉइंट बनेगा तो इससे बाहर आपका एक भी पॉइंट नहीं बनेगा। हाथी अगर यहाँ से बनेगा तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बाघ के बारे में देखते हैं। जैसा कि बाघ के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट है। तो बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, काली धारियाँ, पीली पीली धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। तो बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं, समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। तो बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वो अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं।
बाघ जो होते हैं वह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकते हैं। तो बाघ जो होते हैं वह अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकते हैं। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। तो बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। बाघ की मूछें लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। तो बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। बाघ की मूछें लंबी होती हैं, अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। बाघ जो होते हैं वह अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कि कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है तो उसे दूसरे के मूत्र के गंध से पता चल जाता है कि मेरे इलाके में कोई दूसरा बाघ आया था। बाघ जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। तो बाघ जो होते हैं विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर से तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा जो होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शेर के बारे में देखते हैं। शेर के बारे में जो मेन पॉइंट है यानी लायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो शेर को जो है जंगल का राजा कहा जाता है। तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। तो शेर को जंगल का राजा कहा गया है। शेर भूरे रंग का जीव होता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का जो नेतृत्व होता है वह शेरनी करती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। तो शेर के जो नर बच्चे होते हैं वह 2 से 3 वर्ष के बाद समूह को छोड़ देते हैं। और शेर को भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। तो शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं। शेर को भी मूँछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। तो शेर का जो बच्चा होता है वह जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। अब हम लोग डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। तो डॉल्फिन से भी सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो आपको फिगर में दिख रहा है इसी को हम लोग डॉल्फिन बोलते हैं। ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गंगा जी में पाया जाता है। ठीक, चलिए एक एक पॉइंट तो देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और आपस में बातें भी करती है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें भी करती है। अंधी जीव भी इसको कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद के पटना के मध्य पाई जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है सबसे ज़्यादा डॉल्फिन में? इलाहाबाद से लेकर पटना तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सांप के बारे में देखते हैं। तो सांप से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। आइए देखते हैं एक करके। तो सबसे पहला कौन सा पाया जाता है? सबसे पहले कोबरा पाया जाता है, जिसको हम लोग नाग भी बोलते हैं। नाग या कोबरा। ठीक, पहला कौन सा है? नाग या कोबरा, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। बहुत जहरीला सांप माना गया है भारत का, नाग या कोबरा। उसके बाद अगला है डुबैया, जिसको हम लोग रसेल वाइपर भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? डुबैया या रसेल वाइपर। ठीक, तो यही जो फिगर में दिख रहा है इसी को हम लोग डुबैया या रसेल वाइपर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है करैत। करैत क्या है? जिसको कॉमन करैत भी बोलते हैं, या करैत जो काले कलर का होता है, इसको हम लोग करैत बोलते हैं, जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। उसके बाद चौथा है अफाई। चौथा कौन सा है? चौथा है अफाई। कौन कौन सा पाया जाता है? कोबरा, डुबैया, करैत, अफाई। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप के काटने की दवा किससे बनती है? तो सीरम के, जो सांप के जहर से ही बनती है। तो सांप काटने की जो दवा होती है सीरम के सांप के जहर से ही बनती है।
सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन करके चबाते नहीं है परंतु निगलते हैं। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया जाति कहते हैं। कालबेलिया लोग जो होते हैं वह सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने इसको काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। तो कालबेलिया लोग जो होते हैं बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। नाग एक ऐसा मात्र सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। तो नाग एक मात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर होता है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव जो होता है अजगर होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। अब हम लोग केचुओं के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग वर्मी कल्चर भी बोलते हैं। केचुआ पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। यह पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। केचुआ को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। चलिए, तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा गया है। तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा गया है। केचुआ जो होता है वह मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रभाव बढ़ जाता है जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की प्रभाव बढ़ जाता है जिस कारण मिट्टी जो होती है वह उपजाऊ बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली व्हेल के बारे में देखते हैं। तो नीली व्हेल के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी कई बार पेपर में प्रश्न बन चुका है, नीली व्हेल क्या होती है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है या फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो होता है नीली व्हेल होता है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है या फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल जो होती है सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अब हम लोग मकड़ी के बारे में देखते हैं। तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना गया है। तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना गया है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। तो मादा मकड़ी जो होती है वह नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक कीट के उदाहरण कौन कौन से हैं। ऐसे आपको 4 विकल्प दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें से एक कौन सा सामाजिक कीट का उदाहरण नहीं है। तो सामाजिक कीट के जो उदाहरण हैं, दीमक हो गया, मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गया, ये सब सामाजिक कीट के उदाहरण माने गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा देखते हैं, जिसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। तो रेशम के कीड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। आइए देखते हैं इसे। तो रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम को कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर से हुई पहचान लेता है। रेशम एक प्रकार का एक प्रोटीन होता है। तो रेशम क्या होता है? एक प्रकार का एक प्रोटीन होता है। तो रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टसर, मूंगा, एरी, कोसा। टसर, मूंगा, एरी, कोसा 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स रेशम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, बनारस, पोचमपल्ली यानी तेलंगाना। तो असम, बनारस, पोचमपल्ली या तेलंगाना भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने जानवरों के बारे में पढ़ा, कल हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जानवर से, पक्षी से, यहाँ से आपको पेपर में हर बार 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स, PDF सब वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।